तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ हम लोग। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सर्कुलर मोशन। हमने फर्स्ट क्लास में जो मैकेनिक्स की हमारी फर्स्ट क्लास थी वहां पर हमने देखा था कि हमारे रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है और हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। तो आज उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पर यूज करते हुए कंप्लीट सर्कुलर मोशन को डील करेंगे। चाहे से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा हो या फिर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो, दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप वन बाय वन इनको डिस्कस करें। और गाइस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ से अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे तो हर एग्जाम में तुम्हारे यहाँ से बने हुए हैं। देखो गाइस वैसे मैकेनिक्स की अगर बात करें तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, और हर टॉपिक से एक दो बार तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ से भी तुम्हारे क्वेश्चन बने हुए हैं सर्कुलर मोशन से पहले भी, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को समझना यहाँ पर जरूरी है कि किस तरह से चीजें यहाँ पर हो रही होंगी, ठीक है। तो आप फिलहाल शुरू करते हैं हम सर्कुलर मोशन के साथ। तो देखो क्या सीन है। सर्कुलर मोशन जैसे नाम ही बोल रहा है कि पार्टिकल हमारे पास एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। पार्टिकल हमारे पास क्या कर रहा होगा, एक सर्कल में मूव कर रहा होगा। लेट्स से अपने पास यहाँ पर एक रेडियस आर का क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब ये रेडियस आर, अगर उसको सर्कल बनाना है तो ये रेडियस कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं हो रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन के केस में जो आर होता है ये अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर आर मेरे पास कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास तब इसका मैं टाइम डेरिवेटिव करूंगा आर डॉट, जो कि जस्ट डी आर बाई डी टी होता है, ये इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। एंड इसी तरह से आर डबल डॉट बी, जो कि अपने पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर होगा, ये भी अपने पास क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज हमें यहां से पता चलती है इधर से, ठीक है भाई। अब अगर इसी चीज को हम रेडियल एक्सप्रेशन, मतलब जो रेडियल एक्सेलरेशन था उसके एक्सप्रेशन में पुट करें। रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, ए आर, जो हमने मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये गाइस हमारे पास था रेडियल एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो अब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है यहां पर आर डबल डॉट जो है वो अपने पास जीरो है, तो ये टर्म अपने पास क्या हो जाएगी यहां पर, जीरो। तो ये बचेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इस तरह से ये अपने पास यहां पर बचेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि जो रेडियल डायरेक्शन में अपने पास है ना, वो मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। तो वो किस तरह से आएगा, समीशन जितनी भी फोर्सेस मेरे पास रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करेंगी इक्वल टू एम ए आर। ये गाइस यहाँ पर जो समीशन एफ आर मैंने यहाँ पर डाला है, ये क्या है, तुम्हारे पास जितनी भी फोर्सेस तुम्हारे पास एक्ट कर रही होंगी रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन कौन सी, या तो इसके रेडियली आउटवर्ड या तो रेडियली इनवर्ड, ये होती है रेडियल डायरेक्शन, या तो रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के लॉन्ग, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। या तो आर कैप बाहर या फिर माइनस आर कैप अंदर की तरफ। तो ये जो फोर्सेस होती है हमारे पास रेडियल फोर्सेस। तो जितनी भी मेरे पास रेडियल फोर्सेस हैं उनको हम यहां पर डालेंगे एंड इक्वल करेंगे एम ए आर के, और ए आर की वैल्यू हमें पता है यहां पर क्या है, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो अपने पास यहां पर आएगा मास आर और साथ में थीटा डॉट स्क्वायर, इस तरह से यहां पर ऐसे। अब मैं यहां पर गैस थीटा डॉट को रिप्लेस करवाना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ आर। तो देखो कैसे करवा सकते हो, तुम्हें पता होता है थीटा डॉट इज जस्ट एन ओमेगा, और ओमेगा को तुम लिख सकते हो वी बाय आर, इस तरह से। तो यहां पर ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी एम वी स्क्वेयर बाय आर। क्या ये एक्सप्रेशन देखा देखा तुम्हें लग रहा है, राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या होती है, एनीवन, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लास 11th के अंदर तुमने यहां पर इस एक्सप्रेशन को इस तरह से नहीं किया होता है, वहां पर तुमने अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का मतलब हेडिंग, मतलब जस्ट डेफिनेशन पढ़ी होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, और वहां पर तुम रेडियल फोर्स को जस्ट इक्वल लाते थे सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लास 11th में हम इस तरह से करते थे। लेकिन एक्चुअल में जो आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की ये जो टर्म आती है, ये अपने पास वहीं से निकल करके आती है, कहां से, रेडियल एक्सेलरेशन वाली टर्म से, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन में जो आर डबल डॉट है अपने पास जीरो हो गया, और जो राइट साइड में टर्म बची इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये कैसी चीजें थोड़ी सी फ्रेम डिपेंडेंट भी हो जाती हैं, जैसे आगे हम तब करेंगे ना सूडो फोर्सेस। तो ये जो ये राइट साइड में यहाँ पर टर्म बैठी है ना ये वाली, राइट, अभी जैसे हम इसको यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, लेकिन वहीं पे इसको हम कहेंगे सेंट्रीफुगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफुगल ये दोनों सेम चीज हो जाती है सर्कुलर मोशन केस में, बस वो देखने का पर्सपेक्टिव है कि हम कौन से फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी इधर। ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ आर इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर आएगा। राइट साइड वाली टर्म क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एम वी स्क्वेयर बाय आर जो है ये अपने पास यहां पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। तो ये अपने पास, और रेडियली इनवर्ट एक्ट करेगी, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है। अपने पास यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन है, तो ये वाली जो फोर्स होती है रेडियली इनवर्ट एक्ट करती है, रेडियली इनवर्ट। और जो मैं तुम्हें कह रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करती है, क्योंकि एक्चुअल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली जो टर्म होती है ना, उसको हम राइट हैंड साइड में डिफाइन नहीं करते, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन करते हैं। तो अगर यही टर्म तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चली जाए तो एक पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, और वो समीशन ऑफ एफ आर के अंदर जाएगी। ठीक है, मतलब वो भी एक रेडियल फोर्स की तरह आएगी, सूडो फोर्स। ठीक है। तो अपने पास फिर ये पॉजिटिव आर कैप यानी कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो इस टर्म को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ भी किया जा सकता है, अगर हम एक डिफरेंट फ्रेम में देखते हैं तो। ठीक है। ओके। तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर चीजें रहेंगी यहाँ पर। तो आई होप कि ये इक्वेशन जो है यहाँ पर ये क्लियर होगा। ठीक है। इसको कैसे यूज करना है आगे एग्जांपल करेंगे, कुछ इस सेशन के अंदर भी कुछ होंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर भी कुछ हम एग्जांपल करेंगे, ताकि ये फॉर्म क्लियर हो जाए कि इसको यूज कैसे करना है, कि किस तरह से हमें रेडियल फोर्सेस निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर उनको डालना है और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डालना है। ठीक है। उसको हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जो हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है। तो अब देखो उनको डिस्कस करते हैं जरा। अभी जैसे तुमने रेडियल एक्सेलरेशन को तो डिस्कस कर लिया, अब इसी तरह से हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की मदद से ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को और देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो वहां पर किस तरह का अपने पास हो रहा होगा। तो अगर गैस तुम ए थीटा की बात करते हो, ए थीटा क्या था हमारे पास, ए थीटा था हमारे पास 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट। इसी तरह से एक्सप्रेशन था। अब आर डॉट मेरे पास जीरो है ना। तो आर डॉट क्योंकि जीरो है अपने पास, तो ये जो एक्सप्रेशन है जस्ट आर थीटा डॉट के इक्वल बच जाएगा फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन केस में आर डॉट अपने पास क्या जीरो है, तो ए थीटा भी क्या बचेगा, आर थीटा डबल डॉट बचेगा। ओके। अब थीटा डबल डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट को गाइस लिखा जा सकता है कैसे, डी थीटा डॉट बाय डी आर, मतलब डी टी, इस तरह से ऐसे। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो थीटा डॉट होता है जो कि ओमेगा है, इसको वी बाय आर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है इसको, वी बाय आर। तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, डी बाय डी टी ऑफ वी बाय आर, इस तरह से। अब जो हमारे पास यहाँ पर मोशन है वो है सर्कुलर मोशन, यानी कि रेडियस अपने पास यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। तो इस आर को इस डेरिवेटिव से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि आर इज जस्ट एन कांस्टेंट। ओके। तो आर हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और अपने पास यहाँ पर बचेगा डी वी बाई डी टी। तो सर्कुलर मोशन के केस में थीटा डबल डॉट को लिखा जा सकता है इस तरह से। गाइस ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन यहां पर निकाला है सर्कुलर मोशन के केस के लिए निकाला है। अगर रेडियस चेंज होगा तो थीटा डबल डॉट के अंदर जो यहाँ पर ये आर था ना, ये कांस्टेंट नहीं होगा फिर। राइट, अगर रेडियस तुम्हारे पास चेंज हो रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, या तो तुम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट लगा लो या फिर डिवीजन रूल लगा लो, जो भी लगाओ लगा सकते हो। ठीक है। और अपने पास यहाँ पर एक टर्म इसके एडिशन में और आ रही होगी, राइट, जिसके अंदर आर का डेरिवेटिव इंक्लूड होगा। लेकिन अभी यहां पर हमारे पास आर कांस्टेंट था सर्कुलर मोशन केस में, तो यहां पर जो थीटा डबल डॉट का एक्सप्रेशन है वो ये निकल के आया। ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन के केस में। तो यहां पर आएगा आर मल्टीप्लाई बाय वन बाय आर, साथ में डीवी बाय डी टी। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात ये हुई है कि तुम्हारे पास जो ए थीटा है ये तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल आ गया है, इस तरह से ऐसे सर्कुलर मोशन के केस में। तो अगर तुम्हारे पास कोई ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कराएगा। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अगर तुम्हें जीरो दे दिया जाएगा, तो यहां पर जो पार्टिकल है, राइट, वो अपने पास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा सर्कल के ऊपर। ठीक है। तो अगर ए थीटा जीरो है तो वी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस बन जाएगा वो। ठीक है। इसको मैं पॉइंट में लिखवाता हूं, लेकिन एक बार पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं जरा। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या होगी, ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर इस इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो जितनी भी हमारे पास फोर्सेस एक्ट करेंगी एफ थीटा,
यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जितनी भी हमारे पास फोर्सेज होंगी उनको हम इक्वल डालेंगे। किसी का माइक ऑन है प्लीज, अगर डाउट नहीं तो ऑफ कर लेना, नॉइस आ रही है। तो अगर हमारे पास फोर्सेस हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो वो सारी की सारी इक्वल होंगी किसके, डीवी बाय, साथ में एम भी आएगा क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो मास साथ में ए थीटा, ए थीटा की वैल्यू क्या थी, डीवी बाई डी टी, तो यहां पर एम डीवी बाई डी टी। ठीक है, ये नॉर्मली जस्ट ये नहीं क्या कि समीशन ऑफ एफ इक्वल टू एम में कर दिया है। ठीक है, यहां पर जो एक्सेलरेशन था जो ए था वो तुम्हारे पास ए थीटा था, और ए थीटा सर्कुलर मोशन के केस में डीवी बाई डी टी निकल के आया, उसको मैंने यहां पर पुट करवाया। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो इस तरह से आ जाएगी। इतना समझ में आया सभी को, इक्वेशंस क्लियर है, ऑल गुड। यस सर। तो अगर तुम्हारे पास ए थीटा जीरो हो जाए, ठीक है, केस बना लो यहां पर, केस वन, इफ ए थीटा इक्वल टू जीरो। और ये ध्यान रखना ये केस सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए है। इन जनरल जो अभी मैं यहां पर लिखवा रहा हूं वो चीज ट्रू नहीं होती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू हैं। ठीक है, प्लीज इनको रटना मत, समझना कि किस केस के ऊपर कर रहे हैं, कभी किसी और जगह पर लगाया फिर को आपने ये लिखवाया था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर मोशन के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ए थीटा जीरो होता है, ठीक है, और फॉर सर्कुलर मोशन अभी हमने देखा था पीछे, फॉर सर्कुलर मोशन हमने अभी देखा था कि जो ए थीटा होता है वो डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है, जो कि जीरो है। तो इसका मतलब होगा यहां से कि जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर ए थीटा जीरो है तो ये अपने पास यहां पर केस बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, ए थीटा का जीरो होना जरूरी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास ए थीटा जीरो हो रहा हो। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे कि कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करें। वेलोसिटी ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन तब पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर है, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर है, तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अलग अलग है, लेकिन जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास सेम होगा हर पॉइंट के ऊपर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी डिफरेंट होती है लेकिन जो स्पीड होती है वो सेम होती है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर तो साथ में डायरेक्शन भी आ गई ना, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, राइट। तो अपने पास स्पीड अपने पास सेम होगी तो उसी को हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इधर भी स्पीड भी है, इधर भी स्पीड भी है, यहां पर बनाओगे तो यहां पर भी स्पीड भी होगी, यहां पर बनाओगे तो यहां पर भी स्पीड भी होगी। डायरेक्शन ऑफ कोर्स अलग अलग है वेलोसिटीज की। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहां पर ये फर्स्ट केस रहेगा। एंड आई होप कि चीज यहां पर सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, एक बार पार्टिकल यहां पर लिया, यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उनकी जो स्पीड है वो अपने पास क्या होगी, सेम होगी। अब इसी तरह से केस टू कर रहा हूं, सर एक बार कॉल केस टू, कीजिए। सॉरी, सर ऊपर वाला सर्कुलर मोशन पे एक बार कॉल कीजिए उसको। ए ऊपर थीटा वाला, इक्वल टू डी। सर ऊपर ए वाले थीटा के बारे इक्वल में टू, सर ए दोबारा, थीटा इक्वल टू डीवी बाई डी टी जो लिखे हैं सर उसको जीरो वो लिखे हैं उसको बताइए। मैंने यहाँ पर क्या कहा था तुम्हें कि ए थीटा अपने पास यहाँ पर डीवी बाई डी टी हमने यहाँ पर डिराइव किया। उसके बाद मैंने बोला कि हम यहाँ पर केस कर रहे हैं कि ए थीटा इक्वल टू जीरो है, तो अगर ए थीटा जीरो तो डीवी बाई डी टी जीरो हुआ तो यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। ओके, ओके। अब देखो इस नेक्स्ट केस यहां पर ले रहा हूं, इफ ए थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ए थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो गैस एक केस मैंने लिया जहां पर हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो था, अब दूसरा केस ले रहा हूं जहां पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, अब गैस हमारे पास यहां पर सम रेडियल, सॉरी, हमारे पास यहां पर सम ट्रांसवर्स फोर्सेज होंगी जिसकी वजह से हमारे पास ए थीटा नॉट इक्वल टू जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास यहाँ पर सम ट्रांसवर्स फोर्सेज हैं जिसकी वजह से ए थीटा नॉट इक्वल टू जीरो है।
अब यहां पर हो सकता है कि वो ट्रांसवर्स फोर्सेस जो हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, एंड ये भी हो सकता है कि वो ट्रांसवर्स फोर्सेस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती हैं। वो उसको सपोर्ट भी कर सकती हैं, वो उसको अपोज भी कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर सब केस वन बना, मतलब सब केस बना लो कि लेट से पहला केस मैं ले रहा हूं, व्हेन एफ थीटा इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर तुम्हारे पास दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि या तो दोनों प्लस थीटा कैप में है या दोनों माइनस थीटा कैप में है, या तो दोनों प्लस थीटा कैप डायरेक्शन या दोनों माइनस थीटा कैप डायरेक्शन, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है ना। ठीक है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ध्यान रखना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो या तो प्लस थीटा कैप होंगी दोनों की दोनों, या फिर माइनस थीटा कैप दोनों की दोनों। तो अगर ये है कि वो पैरेलल हैं दोनों आपस में, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर फोर्स उसके मोशन को सपोर्ट करेगी। यानी कि अगर एक पार्टिकल लेट से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, फोर्स यहां पर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वेलोसिटी को वो इंक्रीज कराएगा। राइट, तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स एड करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वहां पर वो पार्टिकल और एक्सेलरेट होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अपने पास यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, राइट, तो इस केस में हमारे पास यहां पर मोशन वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास पार्टिकल मूव कर रहा था, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन तुमने फोर्स लगाई। जैसे पार्टिकल लेट से यहाँ इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, पार्टिकल किसी इंस्टेंट के ऊपर लेट से यहाँ पर है इधर, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है, एंड इसी डायरेक्शन लेट से तुमने यहाँ पर फोर्स भी लगा रखी है एफ थीटा। ठीक है, मतलब जो फोर्स है ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो ऐसी एक्ट कर रही है थीटा कैप डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पर अपने पास ये मोशन को सपोर्ट करेगी, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, अब ऐसे ही इस केस टू के अंदर दूसरा सब केस बनाते हैं, व्हेन वेलोसिटी एंड एफ थीटा आर एंटी पैरेलल, व्हेन एफ थीटा एंड वेलोसिटी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर एक प्लस थीटा कैप में है तो दूसरा माइनस थीटा कैप में। ठीक है, वन इन थीटा कैप एंड अनदर इन माइनस थीटा कैप डायरेक्शन। तो एक को मैंने थीटा कैप डायरेक्शन में ले लिया और दूसरे को ले लिया मैंने माइनस थीटा कैप डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा केस है हमारे पास कि दोनों हमारे पास एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा होगा, ये सर्कल बनाया, ये लेट से पार्टिकल है, पार्टिकल की लेट से वेलोसिटी इस तरफ है और जो एफ थीटा है वो इस तरफ है। ठीक है, तो यहां पर जो ये फोर्स है ये इस पार्टिकल के मोशन के अगेंस्ट है। राइट, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी को क्या करा रही होगी, कम करा रही होगी। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। ठीक है, और क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है केस टू के अंदर, केस टू के अंदर इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। राइट, तो इसी वजह से जो ये केस होता है ए थीटा नॉट इक्वल टू जीरो वाला, ये होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस होगा ए थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ए थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो ये अपने पास यहां पर यूनिफॉर्म मोशन वाला केस होता है। समझ पाए हो बातों को? ठीक है, तो अगर ए थीटा जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज हो रही होगी, मतलब स्पीड चेंज हो रही होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन केस में उसकी जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, एनीवन? क्या ये चीजें सभी को अच्छे से समझ में आई? सर थोड़ा सेकंड पॉइंट में डाउट है। क्या डाउट है? सर जो जो एफ थीटा एंड जो वेलोसिटी वेक्टर जो एंटी पैरेलल है तो अ, जो पार्टिकल कैसे डिक्रीज हो रहा है थोड़ा बता दीजिए, वेलोसिटी पार्टिकल कैसे डिक्रीज हो रहा है। यार इतना मुश्किल चीजें कैसे हो सकती हैं यार तुम्हारे लिए?
भाई अगर स्ट्रेट लाइन मोशन देखो एक बार के लिए, तुम यहां पर अगर इस डायरेक्शन मूव करोगे एंड तुम्हें मैं यहां से फोर्स अप्लाई करके मैं तुम्हें रोकूंगा, तो क्या पार्टिकल की स्पीड कम हो रही होगी? क्या ये मोशन मतलब यहाँ पर क्या वेलोसिटी वेक्टर और वेक्टर एंटी पैरेलल है? अगर तुम्हारे यस। मोशन के अगेंस्ट में या फिर सपोर्ट में एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो तुम्हारी वेलोसिटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तुम्हारी स्पीड रुक जाएगी। इसी तरह से लेट से तुम इस डायरेक्शन भाग रहे थे और मैंने बीच में तुम्हें धक्का और मार दिया, क्या तुम एक्सेलेरेट हो जाओगे उस टाइम पे? यस और नो? यस। तो अगर वेलोसिटी और फोर्स तुम्हारी पैरेलल है तो तुम्हारी स्पीड इंक्रीज करती है, अगर एंटी पैरेलल है तो डिक्रीज करती है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्योंकि फोर्स जी। अप्लाई करने से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ना। अब ये चीज तो यार तुमने कब पढ़ी है यार एकदम, v इज इक्वल टू यू नाइन। प्लस ए। सिंपल। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा बीच में, राइट, और फिर अपने पास पता चलेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। ओके, तो ये चीजें तो क्लास 9th में पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये है गाइस हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना या फिर कांस्टेंट रहना। तो तीनों केस हमने यहां पर डिस्कस किए कि किस केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, किस में डिक्रीज करेगी और किस में हमारी सेम रहेगी। ठीक है, राइट। तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कि हमें सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम जिस तरह के एग्जाम में आएंगी उनको हमें कैसे डील करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वो करेंगे। अब इधर भी गाइस हमारे पास दो टाइप के सर्कुलर मोशन रहेंगे। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास रहेंगे, लेकिन पहले मैं एक बेसिक सेंस बता रहा हूं तुम्हें कि करना क्या है, और फिर हमारे दो टाइप के आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हमें गैस तब भी सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम आई, हमें दो इक्वेशंस लिखनी है। पहली लिखनी है रेडियल इक्वेशन, दूसरी लिखनी है ट्रांसवर्स इक्वेशन। यही दो काम हमें करने होंगे। ठीक है, राइट। और एक तीसरा मतलब तीसरी इक्वेशन लिखनी पड़ सकती है वर्टिकल, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो तीन इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। एक रेडियल इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया कि कैसे लिखी जाती है ना। दूसरी इक्वेशन ट्रांसवर्स इक्वेशन आएगी, या तो ट्रांसवर्स इक्वेशन आएगी या तो आएगी तुम्हारे पास यहां पर वर्टिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों में से एक अप्लाई करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है, इन दोनों में से एक इक्वेशन आएगी। और रेडियल इक्वेशन तुम्हें हमेशा लिखनी है, रेडियल इक्वेशन तुम्हें हमेशा लिखनी है। और इनमें से कौन सी इक्वेशन लिखोगे डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है, अपने पास guys अभी दो एक टाइप के एग्जांपल करेंगे। पहला करूंगा मैं सिंपल पेंडुलम का। अगर सिंपल पेंडुलम होती है, सिंपल पेंडुलम टाइप जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो मोशन होता है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन के ऊपर हमारा पार्टिकल इस तरह से मूव करता है, बो मूव करता है इस तरह से, राइट। सिंपल पेंडुलम सबको पता है कि क्या होता है, राइट। तो अपने पास ये इस तरह से यहां पर मूव करेगा अपने पास यहां पर पार्टिकल, करेक्ट। तो अब यहां पर तुम क्या लिखोगे, एक तो रेडियल इक्वेशन लिखोगे, एक ट्रांसवर्स इक्वेशन लिखोगे। क्योंकि एक तो तुम्हारे पास रेडियल डायरेक्शन में यहां पर टेंशन है, ठीक है, साथ में तुम्हारे पास एक यहां पर mg का कंपोनेंट आएगा, क्योंकि mg वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इस mg को हम यहां पर दो एलिमेंट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, एक आएगा अपने पास, अगर ये एंगल यहां पर थीटा है तो अपने पास ये आएगा mg cos थीटा, और यहां पर आएगा mg sin थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो एक तो हम यहां पर रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, और दूसरी डायरेक्शन में जो दूसरी है ट्रांसवर्स इक्वेशन, क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारे पास यहां पर फोर्स लगी हुई है mg sin थीटा, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो है सिंपल पेंडुलम जहां पर रेडियल और ट्रांसवर्स इक्वेशन में लिखनी पड़ती है, और जो दूसरा टाइप का मोशन है वो है कैनोनिकल पेंडुलम वाला, कैनोनिकल पेंडुलम। इसके अंदर क्या होता है पहले समझ लो कि पेंडुलम होती कैसी है वाली। इसके अंदर क्या होता है guys हमारे पास, कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और जो पार्टिकल है वो इस तरह से यहां पर एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। समझ रहे हो, ध्यान से इसे देखना। ये पॉइंट है ऊपर फिक्स, ऊपर वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है ये पॉइंट है फिक्स। यहां पर एक पार्टिकल है और ये इस तरह से अपने पास यहां पर रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली टिप है ना, ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है यहाँ पर, ये फिक्स है और ये सर्कुलर मोशन हमारे पास यहाँ पर कर रही है। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर एक सर्कल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। तो यहां पर मैंने यही बनाया है,
ठीक है, ये ऊपर एक पॉइंट फिक्स है और यहाँ पर पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल तुम्हारे पास इस तरह से क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर कैनोनिकल पेंडुलम। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस डिफाइन होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक रेडियल और एक वर्टिकल। जो रेडियल यहाँ पर रहती है वो इस डायरेक्शन में होगी यहाँ पर ऐसे, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्कल का रेडियस तो यही होगा ना, रेडियली इनवर्ट जाएगी यहां से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इस डायरेक्शन में तुम क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करोगे। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में तुम करोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल तब ये पार्टिकल ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, तो इसने जो वर्टिकल फोर्सेज हैं उनको बैलेंस आउट कर रखा है, राइट। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे टेंशन अराइज होगी वो इसके वेट को बैलेंस की होगी। ठीक है, मतलब टेंशन का यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट लोगे जिसने वेट को यहाँ पर क्या कर रखा होगा, बैलेंस कर रखा होगा। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर लिखी जाती है और एक रेडियल डायरेक्शन में लिखी जाती है। अब इन दोनों ही एग्जांपल को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एक बार हम सिंपल पेंडुलम को करेंगे और एक बार हम कैनोनिकल पेंडुलम को करेंगे कि किस तरह से इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अभी जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर दो टाइप के एग्जाम्पल बताए कि एक सिंपल पेंडुलम होता है जहां पर रेडियल प्लस ट्रांसवर्स इक्वेशन लिखी जाती है, और दूसरा कैनोनिकल पेंडुलम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हमारे पास रेडियल और वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये मोशन की टाइप क्लियर होनी चाहिए, मोशन की टाइप क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, राइट। तो इस तरह से अपने पास यहां पर रहेगा। और एग्जाम में प्रॉब्लम गैस इन्हीं के ऊपर काफी बार देखी गई है, एग्जाम के अंदर कैनोनिकल के ऊपर भी देखी गई है, सिंपल पेंडुलम के ऊपर भी देखी गई है। सिंपल पेंडुलम हालांकि देखा जाए तुमने पहले भी कवर कर रखा होता है, एंड अगर तुम्हें याद हो मतलब सबने नहीं किया होगा क्लास 11th में जो टॉपिक बोलने जा रहा हूँ, वर्टिकल सर्कल। लेकिन अगर लेट से किसी ने जेई की थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है तो फॉर श्योर तुमने वर्टिकल सर्कल टॉपिक कवर किया होगा। ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक होता है वर्टिकल सर्कल, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं होता है वर्टिकल सर्कल वैसे। ठीक है, तो मे बी जिसने सिर्फ एनसीईआरटी रेफर की थी उसने वर्टिकल सर्कल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिसने जेई की प्रिपरेशन की होगी वर्टिकल सर्कल फॉर श्योर तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्लास 11th का टॉपिक होता है वो, राइट। सर तो वो भी हम कवर करेंगे बाद में, वर्टिकल सर्कल जो भी तुमने क्लास 11th में पढ़ा था वो भी कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहां तक कोई डाउट है किसी को, या इन सर केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करना शुरू करें? हाँ बोलो। वीडियो लैग हो रहे, आपका वॉइस कंटिन्यू चालू हो रहा है, बट जो वीडियो से रुक रुक कर चल रहे। सबका सबके साथ ही हो रहा है या इसके साथ हो रहा है? नो सर। नो सर, ठीक ही है। ठीक है, सर क्लियर है। एक बार रिफ्रेश कर लो अपने नेटवर्क को तुम। जी सर। वहां पर फोर्स रेडियल आउटवर्ड भी तो हो सकता है। देखो फोर्स कैनोनिकल। रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली इनवर्ड हो, तुम्हें सारी की सारी फोर्सेज लिखनी होती है समीशन ऑफ एफ आर टर्म। ठीक है, तुम्हें सारी की सारी टर्म्स एफ आर के अंदर लिखना पड़ेगा, चाहे से रेडियली इनवर्ड हो या रेडियली आउटवर्ड हो, अभी दिख जाएगा तुम्हें, हल्का सा जस्ट वेट करो। ओके, ओके। तो अभी गाइस हम करते हैं सिंपल पेंडुलम को डिस्कस। ओके, तो देखो सिंपल पेंडुलम में क्या है। जो पार्टिकल है वो इस डॉटेड लाइन को कर्व कर, मतलब इस डॉटेड लाइन को ट्रेस करेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्सेस की बात करूं, एक तो टेंशन अराइज होगी स्ट्रिंग के अंदर, पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है यहाँ पर टेंशन अराइज होगी, mg वेक्टर यहाँ पर एक्ट करेगा। अब mg के कंपोनेंट्स होंगे, अगर ये एंगल तुम्हारे पास यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर mg cos थीटा आएगा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो mg cos थीटा यहाँ पर आएगा इस तरह से, और mg sin थीटा अपने पास यहाँ पर आएगा इस तरह से ऐसे। तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें यहां पर किस तरह से लिखना है, राइट। तो अब बात आती है इस चीज की, राइट। तो देखो यहां पर अब किस तरह से हम चीजों को करने वाले हैं। हमारे पास जो रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे लिखी जाएगी? अगर हम रेडियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास था समीशन एफ आर, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो जस्ट अपने पास यहां पर आता है माइनस एम बी स्क्वेयर बाई आर, इस तरह से ऐसे, राइट। इसी तरह से आता है। अब यहां पर देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अपने पास अगर तुम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा रहे हो तो ये वाली जो फोर्स है रेडियली इनवर्ड है, तो यानी कि रेडियल इनवर्ड वाले के आगे नेगेटिव साइन होगा, और रेडियल आउटवर्ड जो होंगी फोर्सेस उसके आगे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो एम जी कॉस थीटा ये रेडियली आउटवर्ड फोर्स, तो यहाँ पर आएगा एम जी कॉस थीटा, रेडियल आउटवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव फोर्स।
फिर टेंशन अपने पास रेडियली इनवर्ड एक्ट कर रही है, तो यहां पर एम जी कोसेटा माइनस में टी आएगा। माइनस टी क्यों आया? क्योंकि जो टेंशन है इस पार्टिकल के ऊपर वो रेडियली इनवर्ड एक्ट कर रही है। बताया था कि टेंशन टू वे एक्ट करती है, छत को नीचे की तरफ खींचेगा, इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींचेगी टेंशन। तो पार्टिकल के ऊपर जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ लग रही है, तो एम जी कोसेटा माइनस टी जो है ये इक्वल रहेगा तुम्हारे पास यहां पर माइनस एम बी स्क्वेयर बाय आर के, इस तरह से ऐसे एम जी कॉसेटा माइनस टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर बाय आर। इस तरह से अपने पास यहां पर चीजें रहने वाली हैं। ओके, तो ये तो होगी तुम्हारे पास यहां पर एक इक्वेशन, ये होगी तुम्हारे पास यहां पर एक इक्वेशन। सर एम यू सॉरी, सर एम यू स्क्वायर अपन आर वाला तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसको करेगा। यहां पर तब मैंने लिखा था ये वाला, यहां पर जो इक्वेशन लिखी थी इधर, यहाँ पर समीशन एफ आर था और साथ में माइनस एम बी स्क्वेयर बाई आर था। यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो फोर्स होती है रेडियली इनवर्ट एक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, तुम रेडियल डायरेक्शन में देख रहे हो, आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो ये फोर्स है इसके साथ में माइनस आर कैप है, नेगेटिव यहाँ से और आर कैप इसके डायरेक्शन के लिए, तो ये रेडियली इनवर्ट फोर्स एक्ट करती है। इसी तरह से यहाँ पर समीशन एफ आर है, तो अगर कोई फोर्स तुम्हारे पास यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड है तो यहाँ पर प्लस डायरेक्शन के साथ आएगा, मतलब प्लस के साथ आएगा, रेडियली इनवर्ड है तो माइनस के साथ आएगा, जैसे मैंने यहां पर ये बोला है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई फोर्स रेडियली आउटवर्ड है तो प्लस के साथ, रेडियली इनवर्ड है तो नेगेटिव के साथ, सिंपल। क्योंकि आफ्टर ऑल यहां पर जो तुम लिख रहे हो ये रेडियली इक्वेशन लिख रहे हो, तो अगर तुम इसको डायरेक्शन वाइज देखोगे तो अपने पास यहां पर जो मैग्नीट्यूड पार्ट है साथ में डायरेक्शन है, इस तरह से इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो यहां पर ऐसे। लेकिन आर कैप से आर कैप हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है, जो ये इस तरह से लिखा गया है इधर। ठीक है, तो अपने पास देखा जाए यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन थी, तो आर कैप तुम इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हो साथ में। तो यहाँ पर माइनस आर कैप बना, रेडियली इनवर्ड को शो कर रहा है। यहाँ पर तुम्हें जितने भी फोर्सेज हैं वो तुम्हें सारे लिखनी पड़ेंगी। अगर कोई तुम्हारे पास रेडियली इनवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव साइन लगा लेना उसके लिए, रेडियली आउटवर्ड फोर्स है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाओगे, दैट्स इट। क्या चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर चीजें रहेंगी। ओके, तो ये है। अब ऐसे गैस नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पर ट्रांसवर्स इक्वेशन लिखनी है। रेडियल इक्वेशन तुमने यहाँ पर लिख ली है कि रेडियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, राइट। तो रेडियल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और इसकी फॉर्म भी तुम चेंज करा सकते हो इफ यू वांट। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, जस्ट नेगेटिव साइन को एडजस्ट किया और कुछ नहीं, जस्ट नेगेटिव साइन को एडजस्ट किया। ठीक है, तो तुम इस इक्वेशन को ऐसे लिखवा सकते थे। अब इसी तरह से ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा। तो देखो ट्रांसवर्स में क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ एफ थीटा इक्वल टू एम ए थीटा, और एम ए थीटा यहां पर क्या होता है, यहां पर जस्ट एम डीवी बाई डी टी आता है। यही थी इक्वेशन ट्रांसवर्स के लिए, राइट। तो अब यहां पर देखो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हमारी यहां पर एक्ट कर रही हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में गैस यहां पर एक एम जी साइन थीटा टर्म बैठी है, यहां पर क्या बैठा है, एम जी साइन थीटा टर्म बैठी है, राइट। तो इस एम जी साइन थीटा को डालो एफ थीटा में और देखो कि अपने पास यहां पर किस तरह की इक्वेशन निकल करके आएगी। ओके, तो देखो यहां पर क्या होगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एम डीवी बाई डी टी आएगा, इस तरह से ऐसे। अब गैस यहां पर देखो इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो चीजें हैं इसके अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम कौन सा इंस्टेंट कंसिडर कर रहे हो, तुम क्या ऊपर जाने वाला कंसिडर कर रहे हो कि नीचे आने वाला कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि जो तुमने यहाँ पर ये इंस्टेंट बनाया है, यहाँ पर पार्टिकल हो सकता है अभी ऊपर जा रहा हो, एंड ये भी हो सकता है कि पार्टिकल नीचे आ रहा हो, राइट। तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव साइन डिपेंड करेगा। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टा नहीं मारना है तुम्हें, तुम्हें चीजों को समझना है कि कब नेगेटिव आएगा कब नहीं आएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर लेट से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या एम जी साइन थीटा उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फोर्स, तो उस केस में क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो यानी कि डीवी बाई डी टी को एक पॉजिटिव वैल्यू होना पड़ेगा, डीवी बाई डी टी को एक पॉजिटिव वैल्यू होना पड़ेगा, अगर दोनों चीजें आपस में क्या है, पैरेलल में है तो अपने पास ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इक्वेशन सेंस बना रही है।
इक्वेशन सेंस बना रही है, लेकिन यही इक्वेशन गलत हो जाएगी अगर पार्टिकल यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा होता तो, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए टाइम के साथ, राइट। तो डीवी बाई डी टी विल बी नेगेटिव इन दैट केस। तो एम जे साइन थीटा जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है कि तुमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम है तो ये वाली इक्वेशन तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर यहां पर बोल रखा होता कि पार्टिकल अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके लिए ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो यहां पर तुम्हें साथ में एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता। तो प्लीज यहां पर रटोगे नहीं, चीजों को समझोगे, ठीक है, क्योंकि रटने से शायद से एक क्वेश्चन कर जाओगे, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को समझना कि नेगेटिव कब आएगा कब नहीं आएगा, इक्वेशन की ओवरऑल सेंस बननी जरूरी है, इक्वेशन की ओवरऑल सेंस बननी जरूरी है, चीजें सही होनी चाहिए वहां से। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी और फोर्स, तो वहां पर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो dv बाई dt इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो एन पॉजिटिव क्वांटिटी, सो पॉजिटिव कैन बी इक्वल टू पॉजिटिव, राइट। लेकिन तब हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी और फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हमें यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा ताकि दोनों साइड हमारे पास नेगेटिव हो पाए। ठीक है, क्या ये चीज यहां पर सभी को समझ में आई है? तो अभी सर यहां पर जो मैंने लिया है पार्टिकल का मोशन नीचे की तरफ कंसिडर करते हुए लिया है, यानी कि जहां पर फोर्स और वेलोसिटी तुम्हारी सेम डायरेक्शन में हो, मैंने वो चीज लेते हुए यहां पर इसको किया है। ठीक है, सर टेंशन की भी तो कंपोनेंट हो सकता है ना इन केस। नहीं इसके यहां पर नहीं आएगा ना। अगर देखो तुम्हारे पास टेंशन जो है तुम्हारे पास वो रेडली इनवर्ड एक्ट कर दिया, राइट, तो उसका ट्रांसफर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो गया ना, तो अगर लेट से तुम यहाँ पर टी कोस 90 डालोगे, कोस 90 कितना होता है, 0, यस और नो। यस तो सर। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में टेंशन का कभी भी कंपोनेंट नहीं है, ओके, वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में रहेगा पूरा का पूरा। ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को, रेडियल इक्वेशन ट्रांसवर्स इक्वेशन क्लियर है, ऑल गुड? यस। यस सर। ओके नाइस देन। अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ की क्लियर है, तो अभी देखते हैं कि कैनोनिकल पेंडुलम वाले केस में किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। और अगर जो कैनोनिकल पेंडुलम वाली जो टाइप है ना, ये मान के चलना कि जस्ट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, मतलब बहुत बार देखा गया है कि जस्ट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन तुम ये कह सकते हो वेरी वेरी हाई चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा जस्ट एग्जाम में। ठीक है, काफी बार देखा गया है इस सेकंड टाइप से। ठीक है, तो देखो कैनोनिकल पेंडुलम को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मोशन तो मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया कि कैसा होता है कैनोनिकल पेंडुलम का, राइट। एक स्ट्रिंग है अपने पास इस तरह से, और पार्टिकल जो है वो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा इस तरह से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर टेंशन अराइज होगी स्ट्रिंग के अंदर, ये वाला एंगल गाइस यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर टेंशन अराइज होगी। अब एक चीज यहाँ पर पहले तो ये समझ लो, पार्टिकल अपने पास मतलब जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट फिक्स है, और ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है। तो क्या तुम्हें यहाँ पर जो ये पेन है जो मूव कर रहा है, तब ये क्या तुम्हें कोन बनती हुई दिखाई दे रही है? यस। तब नीचे से अपना वो घुमा के देखो इसी तरह से पेन, तब तुम इस तरह से नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाओगे, तो जो ये पेन है ना, जो पेन है ये एक सरफेस बनाएगा कोन का। क्या बनाएगा? कोन का सरफेस बनाएगा। तो अपने पास जो यहाँ पर ये एंगल थीटा है ना, ये अपने पास एक कांस्टेंट एंगल होगा जो कि हाफ एंगल है कोन का। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो थीटा है ये अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, और ये गाइस ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला थीटा नहीं है, तो एक काम करो इसको ना अल्फा बोल लो, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल आ ही ना, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए गाइस कहीं पर भी। ठीक है, तो इस थीटा को तुम यहाँ पर क्या कर लो, अल्फा बोल लो, ताकि कंफ्यूजन आए ही ना। इस सम एंगल ये अल्फा है, तो अल्फा क्या है, जस्ट यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ये एंगल मैंने यहाँ पर अल्फा बोल दिया है, और अल्फा क्या हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। अपने पास जो मोशन है सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, राइट, ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, टेंशन को डिवाइड करूंगा कंपोनेंट्स में। टेंशन को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। इस पार्टिकल के ऊपर जो टेंशन एक्ट करिए, यहाँ पर तब पार्टिकल है, तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ टेंशन आएगी, एक इस तरफ टेंशन आएगी।
ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल यहां पर अल्फा हो जाएगा, तो ये बना यहाँ पर टी कोस अल्फा, और यहां पर बना टी साइन अल्फा। तो टी साइन अल्फा एक्ट कर रहा है रेडियल इनवर्ट डायरेक्शन में, ओके। और टी कोस अल्फा जो है वो एक्ट कर रहा है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर जो टी था वो इधर था इस केस में, राइट। तो एक गया रेडियल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, एक गया वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस पार्टिकल के ऊपर एक mg फोर्स एक्ट करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर रेडियल इक्वेशन देखोगे, रेडियल इक्वेशन अगर तुम यहां पर देखोगे, तो रेडियल इक्वेशन क्या होगी यहां पर, ये होगी एक तो टी साइन अल्फा है। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है यहाँ पर, टी साइन अल्फा के अलावा रेडियल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी साइन अल्फा एक्ट कर रही है। तो ये इक्वल आएगी तुम्हारे पास किसके, और ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डालोगे। इसी तरह से यहाँ पर माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर आएगा, तो दोनों तरफ पे तुम नेगेटिव साइन को गायब कर सकते हो। तो अपने पास यहाँ पर सिंपल जस्ट बचेगा क्या, टी साइन अल्फा इज इक्वल टू, तो लो भाई ये आगे तुम्हारी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि टी साइन अल्फा जो थी वो रेडियली इनवर्ट एक्ट कर रही थी, तो यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और इधर भी नेगेटिव साइन था, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, और अपने पास बचा टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। इसी तरह से अब लिखेंगे हम यहाँ पर ट्रांसवर्स इक्वेशन। ट्रांसवर्स इक्वेशन देखो क्या होगी, अगर हम ट्रांसवर्स इक्वेशन की यहां पर बात करते हैं तो देखो ट्रांसवर्स इक्वेशन क्या होगी इधर, सॉरी ट्रांसवर्स इक्वेशन तो यहाँ पर लिख ही नहीं सकते हम, यहाँ पर गाइस वर्टिकल इक्वेशन लिखी जाएगी, वर्टिकल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर अब जो बाकी की फोर्सेज है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो एक अपने पास टी कोस अल्फा ऊपर की तरफ और mg फोर्स है नीचे की तरफ, सिर्फ ये दो फोर्सेज हैं। और अगर गाइस मैं कह रहा हूं कि अपने पास जो मोशन हो रहा है वहां पर जो ये हाइट है ये वाली, ये हाइट मैं z कह रहा हूं, और लेट्स से ये z मेरे पास कांस्टेंट है, मतलब कि कैनोनिकल पेंडुलम के लिए guys ये चीज होना जरूरी है। फॉर कैनोनिकल पेंडुलम मोशन ये दोनों चीजें होना जरूरी है, तब ये दोनों चीजें रहेंगी ना, अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट और z इक्वल टू कांस्टेंट, तभी उसको हम कैनोनिकल पेंडुलम कहेंगे। अभी मैंने कहा था ना कि मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है, इस प्लेन के ऊपर एक सर्कल बनता है, राइट। तो जो ये हाइट है ये वाली, ये कांस्टेंट रहेगी z, तो z कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट हियर, ओके। सो अपने पास यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस का बैलेंस आउट होना जरूरी है, क्योंकि अगर लेट से एक भी फोर्स कम या ज्यादा होगी तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर सकता है। लेट से अगर mg ज्यादा होती तो ये नीचे की तरफ आ जाता, राइट। टी कोस अल्फा अगर ज्यादा होती तो ये ऊपर की तरफ जाता, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फोर्स कम या ज्यादा नहीं है, दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन बनेगी टी कोस अल्फा इज इक्वल टू mg, ताकि हाइट हमारे पास क्या रह सके, मेंटेन रह सके, z इक्वल टू कॉन्स्टेंट रह सके, ठीक है। तो उस चीज के लिए ये होना जरूरी है। तो ये बनी हमारे पास यहां पर सेकंड इक्वेशन, ये बनी हमारे पास यहां पर सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं गाइस, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो इनमें से जो मैंने चीजें अभी यहाँ पर लेबल की हैं तुम्हारे लिए, इनमें से कुछ चीजें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं और एक चीज निकालने के लिए बोल दिया जाता है। लेट्स से बोल दिया जाए कि पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा फाइंड कर दो, ठीक है। या फिर उस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये एंगल अल्फा दे रखा हो और यहाँ पर इस पार्टिकल की स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं दोनों, इनके अंदर जो क्वांटिटीज हैं इनमें से कुछ क्वांटिटीज क्वेश्चन में दे रखी होंगी और एक क्वांटिटी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह का मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ कि किस किस तरह से आ सकता है, तुम्हें किस तरह से उसको डील करना है, ठीक है। सर यस, दो दो नेगेटिव क्यों है रेडियल इक्वेशन में? क्या नेगेटिव क्या है, रेडियल इक्वेशन में दो नेगेटिव क्यों है? एक ही तो देखो ये नेगेटिव। तो पहले से नेगेटिव था ही, और मैंने फोर्स के बारे में तुम्हें बताया था कि अगर रेडियल इनवर्ड फोर्स होगी तो नेगेटिव लोगे, रेडियल आउटवर्ड होगी तो पॉजिटिव होगी, क्या बताया था थोड़ी देर पहले। सर आपने यस, तो बताया था ना वो इनवर्ड है इसलिए माइनस एम बी स्क्वायर वाई आर है। वो तो दोबारा बोलना क्या बोला तुमने भी। आपने बताया था ना इनवर्ड है इसीलिए माइनस एम बी स्क्वायर वाई आर यूज कर रहे हैं। हाँ तो माइनस एम बी स्क्वायर वाई आर तो है इसमें देखो, माइनस। ये इनवर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ऑलवेज इनवर्ड होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव तो हमेशा ही आएगा। जो फोर्सेस हैं तुम्हारे पास रेडियल फोर्सेस, अगर तुम्हारे पास कोई फोर्स इनवर्ड है रेडियली इनवर्ड तो नेगेटिव आएगा, रेडियली आउटवर्ड है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जो अपने पास टी साइन अल्फा फोर्स है ये रेडियली इनवर्ड एक्ट कर रही है, दिख रहा है ये चीज।
यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस तरफ ये फोर्स एक्ट कर रही है, रेडियली इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। तो रेडियली इनवर्ड एक्ट करेगी तो नेगेटिव टी साइन अल्फा आएगा, ये नेगेटिव इसके साथ कट जाएगा। पीछे वाले एग्जांपल ही मैंने ऐसे ही किया था, देखो यहाँ पर अपने पास दो फोर्सेस थी, एक तो एम जी कोसेटा थी, एक टेंशन थी। टेंशन रेडियली इनवर्ड एक्ट कर रही थी तो माइनस टी आया, एम जी कोसेटा रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही थी तो यहाँ पर प्लस एम जी कोसेटा आया। तो जो रेडियली आउटवर्ड है उसके लिए पॉजिटिव, जो रेडियली इनवर्ड है उसके लिए नेगेटिव, सिंपल। और राइट हैंड साइड में तो माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर है ही। क्या चीज हेलो क्लियर है? यस सर। ओके। हेलो सर। यस बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि इसमें सर जो प्रीवियस वाला लिए हैं उसमें सर एमजी को दो भागों में डिवाइड किए हैं, बट इसमें टेंशन को लिए हैं सर, ऐसा क्यों? इसमें भी तो देखो एमजी यहाँ होगा। पर तुम्हारे पास जो मोशन है तुम उसको समझो कि अपने पास यहाँ पर रेडियल इक्वेशन कैसे बनेगी। रेडियल इक्वेशन इस बार ऐसी तो यहाँ पर बन नहीं रही है, यस और नो? रेडियल इक्वेशन बन रही है इस बार यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये है तुम्हारे पास रेडियल डायरेक्शन इस बार, क्योंकि मोशन पार्टिकल का इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल था, तो उसकी रेडियल डायरेक्शन ये वाली होगी। तो अब तुम्हें इस डायरेक्शन में फोर्स को डिफाइन करना है। तो डायरेक्टली तो टेंशन इस डायरेक्शन में है नहीं, टेंशन का जस्ट एक कॉम्पोनेंट है, यस और नो? राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर कंपोनेंट में लेने की नीड पड़ी। पिछले वाली प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो था रेडियल डायरेक्शन और टेंशन जो थी वो पैरेलल थी, तो यहाँ पर टेंशन को डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ी। लेकिन इधर जो है, इधर यहाँ पर डिवाइड करना पड़ा रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को निकालने के लिए। उधर पहले से फोर्स प्रेजेंट थी, इधर mg एक अलग डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर mg को डिवाइड किया रेडियल डायरेक्शन में लेके आने के लिए। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हो रहे हैं उसके पीछे जस्ट लॉजिक ये है कि हमें रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए फोर्स का। तो यहाँ पर mg रेडियल डायरेक्शन में नहीं था तो mg का कंपोनेंट ले लिया। इधर जो टेंशन है वो रेडियल डायरेक्शन में नहीं थी तो उसका कंपोनेंट ले लिया। क्या ये चीज क्लियर है? यस और नो? सर जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम कंपोनेंट टेंशन फोर्स क्यों आप नहीं हो रहा है सर? अब यहाँ पर अगर टेंशन तुम्हारे पास इस तरफ आ रही है ऐसे, तो एक कंपोनेंट अगर तुमने लिया है तो यहाँ पे भी तो तुम लोगे ना टी कोस अल्फा, टी साइन अल्फा, टी कोस अल्फा, तो नहीं सर, जो ऑटोमेटिक। टेंशन फोर्स आप नहीं हो रहे हैं वर्टिकल इक्वेशन में। अरे मैंने टेंशन फोर्स तो कंप्लीट यहाँ पर है, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है टेंशन का टी कोस अल्फा। हाँ टेंशन तो जी। ये स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगी ना हमेशा, वो हवा में थोड़ी आ जाएगी, टेंशन तो तुम्हारे पास स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगी। तो टेंशन तो इधर को एक्ट कर रहा है, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट आया टी कोस अल्फा। क्या चीज समझ पा रहे जी हो? तो सर ये ये जो प्रॉब्लम है। सर ये जो कंपोनेंट लिए हो मतलब क्यों लिए हो, वो थोड़ा समझा दीजिए। यार देखो हमें फोर्सेस, या तुम समझते नहीं हो चीजों को। अगर लेट से हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, पार्टिकल तुम्हारे पास लेट से इस तरफ मूव करना चाह रहा है ऐसे ही, ठीक है, तो अगर लेट से तुम्हें इसका एक्सेलरेशन निकालना, इसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी, तो तुम्हें इसकी फोर्स के बारे में डील करना पड़ेगा ना इसी डायरेक्शन में, यस और नो? यस सर। अगर तुम्हें पार्टिकल तुम्हें दे रखा है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रखी है, अगर हमें उसका एक्सेलरेशन की बात करनी है, वेलोसिटी की बात करनी है, तो इस डायरेक्शन में हमें देखनी पड़ेगी ना कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। इसी डायरेक्शन में देखोगे ना तुम, इस डायरेक्शन में तो नहीं देखोगे, इस डायरेक्शन में नहीं देखोगे, तुम इस डायरेक्शन में देखोगे, क्योंकि पार्टिकल भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, फोर्स भी तुम्हारी इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? यस। तो ये चीज तुम यस। यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे और यहाँ पर देखोगे तुम कि अपने पास जो एफ होता है उसको पुट करोगे तुम एम इंटू डीवी बाई डी टी, जो हम न्यूटन लॉ के अंदर करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया भी है। राइट, तब फोर्स अप्लाई करती है, चाहे वो ड्रैग फोर्स हो या फिर कांस्टेंट फोर्स हो, तो उसको इस तरह से हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, लेट से अपने पास यहाँ पर बात करता हूं मैं पहले सिंपल पेंडुलम वाले की। तो सिंपल पेंडुलम वाले में अपने पास क्या था यहाँ पर, कि अपने पास एक फोर्स, मतलब एक mg फोर्स थी यहाँ पर, उसका मैंने कॉम्प्लीटली यहाँ पर एक mg साइन थीटा, और यहाँ पर अपने पास mg कॉस थीटा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये इस तरह से एक रेडियस से मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये सर्कल में यहाँ पर मूव क्यों कर रहा है? ठीक है, पहले हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि किस वजह से ये सर्कल में मूव कर पा रहा है। क्योंकि गाइस अपने पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, जिसका ये जो आर है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट रह पाए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती ना, वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये चेंज नहीं हो सकती, तो आर इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट है। अब आर इक्वल टू कांस्टेंट है, स्ट्रिंग तुम्हारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक टेंशन भी राइज होगी। ठीक है, राइट, क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये आर चेंज हो रहा होता है, यहाँ पर रस्सी नहीं होती, तो फिर टेंशन भी नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, एक रस्सी थी और यहाँ पर एक वेट था mg, राइट, जो इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके जा रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन अराइज होगी।
ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास टेंशन अराइज इधर हो रही होगी। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर हो रहा होगा। तो एक तो हमें इस डायरेक्शन में बात करनी पड़ेगी पार्टिकल की, क्योंकि हमने देखा था कि रेडियल इक्वेशन किस तरह से रहती है। रेडियल इक्वेशन रहती है समीशन ऑफ एफ आर इक्वल टू एम ए आर। तो जितने भी फोर्सेस तुम्हारे पास रेडियल डायरेक्शन में है, वो तुम लिखोगे इक्वल टू डालोगे एम ए आर के। इसी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पर एक फोर्स है एम जी साइन थीटा, जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तब इक्वेशन लिखना हमने स्टार्ट किया था, सर्कुलर मोशन फर्स्ट टाइम देखा था, वहां पे मैंने बात की थी, तब भी तुम्हारे पास एक रेडियल एक्सलेरेशन आएगा, वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कराएगा, उसकी स्पीड को चेंज कराएगा। वो क्या कराएगा, उसकी स्पीड को चेंज कराएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है तुम्हारे पास समीशन एफ आर वाला, वो इस रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए इसको इस डायरेक्शन में से मूव कराएगा सर्कल के अंदर। तो इस रेडियल फोर्सेस का काम होता है उसको सर्कल में मूव करवाना, और रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल फोर्सेस का काम है उसकी स्पीड को चेंज करवाना। तो रेडियल फोर्सेस उसको सर्कल में मूव करवाएंगी, और जो तुम्हारे पास ट्रांसवर्स फोर्सेस है वो उसकी स्पीड को चेंज करवाएंगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर दो डायरेक्शन में मोशन को देखा, रेडियल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। जितने भी फोर्सेस होंगे उनको इन्हीं डायरेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। ऐसे ही तब मेरे पास कैनोनिकल पेंडुलम वाला केस था। तो यहां पर जो पार्टिकल है वो इस सर्कल में मूव कर रहा था, वो इस सर्कल में यहां पर मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर जो रेडियल डायरेक्शन है वो ये वाली है। तो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन केस में रेडियल इक्वेशन तो डिफाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रेडियल फोर्सेस की वजह से ही वो सर्कल में मूव करता है। तो इस सिस्टम के लिए जितने भी हमारे पास रेडियल फोर्सेस हैं उनको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब देखा जाए टोटल फोर्स दो थी, एक तो टेंशन थी, एक एमजी थी। अब mg और रेडियल डायरेक्शन में तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो mg तो यहाँ पर आएगा नहीं। अपने पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा टेंशन। ये वाला एंगल हमने यहाँ पर अल्फा डिफाइन किया था, तो यहाँ पर t साइन अल्फा आएगा इधर। तो यहाँ पर अपने पास रेडियल जो फोर्स है वो टेंशन से आएगी, तो t साइन अल्फा इज द रेडियल फोर्स। ओके, और अपने पास इसी तरह से एक यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पास आएगा t कोस अल्फा। अब इसको क्यों ले रहे हैं, अभी मैंने तुम्हें कहा था कि अपने पास यहाँ पर z कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, जेड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हाइट चेंज नहीं होगी। तो यानी कि फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही होंगी, तो mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, ये आएगा टी कोस अल्फा। तो टी कोस अल्फा विल बैलेंस द mg फोर्स सो दैट z कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज फॉर दिस पार्टिकल। तो z कोऑर्डिनेट को यहाँ पर सेम रखने के लिए यहाँ पर दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा, और इसी वजह से हम यहाँ पर वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम रेडियल और वर्टिकल इक्वेशन देखेंगे, और इस वाले केस में हम रेडियल और ट्रांसवर्स देखेंगे। रेडियल यहाँ पर सर्कुलर मोशन करवा रहा है, और दूसरा अपने पास यहाँ पर ट्रांसवर्स है जो उसकी स्पीड को चेंज करवा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हम वर्टिकल और रेडियल। रेडियल यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको सर्कल में मूव करवा रहा है, और वर्टिकल इक्वेशन क्या कर रही है कि हमारे पास जेड जो है वो कांस्टेंट है। क्या चीज समझ पा रहे हो, जितने भी फोर्सेस हैं उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसी में, जो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, कि रेडियल इक्वेशन तो करनी ही करनी है। सिंपल पेंडुलम वाले केस में ट्रांसवर्स करेंगे, वर्टिकल वाले में, मतलब कैनोनिकल पेंडुलम वाले में वर्टिकली में करेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने पहले बता दी कि रेडियल तो करनी करनी है, और ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम्पल हमारी, कौन किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसवर्स लिखेंगे कि वर्टिकल लिखेंगे। सिंपल पेंडुलम है तो ट्रांसवर्स, कैनोनिकल पेंडुलम है तो वर्टिकल। क्या ये चीजें क्लियर है। सर सेकेंड वाले में जो सर ट्रांसवर्स तो उसमें सर डिफाइन हुआ ही नहीं सर। दोबारा बोलने पर, सेकंड वाले में। सर कैनोनिकल वाले में सर उसमें ट्रांसवर्स वाला तो है ही नहीं सर, वो तो रेडियल ही है। ट्रांसवर्स फोर्स है कहाँ इसके अंदर बताओ, कौन से ट्रांसवर्स फोर्स। सर तो वो कोई भी फोर्स नहीं है ना ट्रांसवर्स, यहाँ पर है ही नहीं ट्रांसवर्स फोर्स, कहाँ से अप्लाई करोगे उसको। यस सर। क्लियर है, ट्रांसवर्स फोर्स यहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन है कौन सी, पार्टिकल सर्कल में ऐसे मूव कर रहा था, तो अब जो पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है इससे ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यहाँ तो कुछ फोर्सेज ही नहीं है। तो अगर फोर्स नहीं है तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्या चीज समझ पा रहे हो, ओके। राइट। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कैनोनिकल वाले केस में फोर्स ही नहीं है कोई। ओके, जी सर। ओके, कोई डाउट यहां तक, ऑल गुड। यस सर। यस सर। तो अब देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड करते हैं। इन दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट से मैं कर रहा हूँ साइन अल्फा, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ना। Okay. तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड। तो अपने पास अगर टी साइन अल्फा डिवाइड बाय टी कोस अल्फा इक्वल बनेगा किसके, एम बी स्क्वायर बाय आर, एंड डिवाइड बाय क्या है दूसरे में, दूसरे में अपने पास है जो सिंपल एम जी। तो टेंशन से टेंशन कट गया, अपने पास इक्वेशन में रहेगी टेन अल्फा इक्वल टू
एम वी स्क्वेयर, एम से तो एम भी कट जाएगा, तो वी स्क्वेयर बाय आर जी बनेगा इस तरह से, वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो इस तरह से गाइस अपने पास यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कि तुम्हें ये ऑप्शन दे रखा हो, तो ये वाला टिक हो जाएगा अल्फा के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज करेक्ट फॉर द अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। तो अगर ये ऑप्शन में गिवन है, इसके ऊपर टिक लगा लोगे। लेकिन हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना गिवन हो सकता है ये ऑप्शन में तुम्हें गिवन ना हो। ठीक है। और एक चीज और है गाइस, यहाँ पर एक्चुअली ना जो आर है, इधर जो ये आर मैंने लिखा है ना, ये आर जो है तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। प्लीज इसको ध्यान रखना, ये जो रेडियस है ना, ये आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा हल्के में मत लेना इस चीज को, क्वेश्चन गलत कराएगा ये। तो यहाँ पर जो आर है तुम्हारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये क्वेश्चन को गलत करवाने का दम रखता है, पहले बता रहा हूँ। ये जो चीज है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर तुमने इस आर को गलत ले लिया तो हेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल यहां पर बनेगा, ये उसका रेडियस है, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है ये। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, इस चीज को ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। तो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग। एंड हो सकता है कि अब जो रिजल्ट है वो तुम्हें ओमेगा की टर्म्स में दे रखा हो, रिजल्ट जो है वो तुम्हें ओमेगा की टर्म्स में दे रखा हो। ओके, तो अपने पास यहां पर जो v है, v को हम लिख सकते हैं ओमेगा r। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो टेन अल्फा है वो क्या बन जाएगा, टेन अल्फा कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, साथ में r डिवाइड बाई जी, इस तरह से। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक अल्फा का एक्सप्रेशन यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर जी। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन यहां से आ जाएगा अल्फा के लिए। ठीक है। हो सकता है कि इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन में गिवन ना हो, यहां पर आर की जगह पर तुम्हें गिवन हो एल की टर्म्स में आंसर। ठीक है। एल तुम्हारे पास क्या होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हो सकता है कि उसकी टर्म में तुम्हें यहां पर आंसर गिवन हो। ओके, तो अब अगर उसकी टर्म में तुम्हें गिवन है, देखो अगर तुम यहां पर इस ट्रायंगल को देखो, यहां पर ये वाले जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं। देखो ये अपने पास यहां पर हाइट z है, ये अपने पास यहां पर लेंथ l है, और ये अपने पास यहां पर रेडियस r है। इसी तरह से ट्रायंगल है वो। ठीक है। यहां पर ये वाला एंगल अल्फा गिवन है। ओके, अगर अब तुम यहां पर क्या देखो, तुम यहां पर अगर डिफाइन करो साइन अल्फा को, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपने पास यहां पर आएगा आर, हाइपोटेन्यूज आएगा अपने पास यहां पर एल। तो यहां से आया आर इक्वल टू एल साइन अल्फा, आर इक्वल टू एल साइन अल्फा अपने पास यहां से आ जाएगा। करेक्ट। अब इस चीज को यहां पर पुट करेंगे हम, तो अपने पास यहां पर क्या बनेगा, टेन अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फा डिवाइड बाय जी। और टेन अल्फा तुम्हें पता है कि क्या होता है, टेन अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा। करेक्ट। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अपने पास यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कॉस अल्फा इक्वल टू जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर एल। तो देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस। तो हो सकता है कि अल्फा यहां से पूछ लिया जाए, टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी हो जाएगा। हो सकता है इस फॉर्म में अल्फा पूछ लिया जाए, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी हो जाएगा। हो सकता है कि आर की जगह पर ऑप्शन के अंदर एल की फॉर्म में आंसर गिवन। ठीक है, तो फिर आंसर आएगा को अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर है। तो जिन भी फॉर्म में तुमसे आंसर पूछा गया होगा वो वाला तुम ऑप्शन टिक कर लोगे। और थोड़ा सा प्लीज ध्यान दे देना कि क्वेश्चन के अंदर आर किसको बोला गया है, एल किसको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कल को डिफाइन किया है, और जो एल है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैंने डिफाइन किया है। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर ये आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन के अंदर अच्छे से रीड करना कि किस चीज को क्या लेबल किया गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर फिर आंसर की फॉर्म डिपेंड करती है। ठीक है, कि किस चीज को कैसे डिफाइन किया। इक्वेशंस को रटोगे तो ऑफकोर्स क्वेश्चन गलत होने ही वाला है। ठीक है, रटने से तो फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते एटलीस्ट। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट में भी तुम्हारे आ जाए, फिजिक्स में तो रटने से मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन रटने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो सारे रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हैं जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। क्या ये चीजें यहाँ पर सभी को समझ में आई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, ऑल गुड। क्वेश्चन की तरफ मूव करें अभी। ये
तो आओ गाइस देखते हैं अभी नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो गाइस हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम कैसी है। A particle of mass m slides without friction on an inside of a cone। तो कौन के इनसाइड में एक पार्टिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ये बोला गया है। द एक्सिस ऑफ द कोन इज वर्टिकल एंड द ग्रेविटी इज डायरेक्टली डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ये कहना चाह रहा है, मतलब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। द अपेक्स हाफ एंगल ऑफ द कोन इज थीटा। तो गैस यहाँ पर जो हाफ एंगल है कोन का, ये थीटा बोला गया है। यहाँ पर जो हमने अल्फा लिया था पिछले, जो अभी हमने पीछे अल्फा डिफाइन किया था, वैसे यहाँ पर ये थीटा डिफाइन किया गया है। आगे क्या बोला गया, द पाथ ऑफ द पार्टिकल हैपेंस टू बी सर्कल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो पार्टिकल का मोशन है ना, वो सर्कल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ध्यान से समझना, जो कैनोनिकल पेंडुलम था उसके अंदर भी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल आता था। यहाँ पर भी कोन के ऊपर बोला गया कि हॉरिजॉन्टल सर्कल एक मोशन हो रहा है। तो या तो कोन के अंदर इस तरह का हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, या फिर कैनोनिकल पेंडुलम का, ये सेम टाइप के मोशन है। क्योंकि आफ्टर ऑल इधर भी जेड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जेड इधर लिख लेता हूं। तो अपने पास ये जो z है, ये अपने पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर z वेरी कर रहा होता तो हॉरिजॉन्टल सर्कल कैसे बनता। अगर z यहाँ पर चेंज हो रहा होता तो हॉरिजॉन्टल सर्कल कैसे बनता, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए z को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और साथ में अपने पास यहाँ पर ये थीटा अपने पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा भी चेंज हो रहा होता तो फिर इस सर्कल में ना होता, फिर उसकी मतलब जो रेडियस है वो चेंज हो रहा होता, ठीक है। तो अपने पास थीटा भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, और ये दोनों कंडीशन वही सेम है जो कैनोनिकल पेंडुलम के अंदर भी थी। तो ये जो कोन वाला मोशन होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये कैनोनिकल पेंडुलम की तरह तुम्हें डील करना पड़ेगा। यानी कि एक तुम्हें रेडियल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दूसरी तुम्हें वर्टिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या चीज क्लियर है, रेडियल इक्वेशन और दूसरी क्या लिखनी पड़ेगी तुम्हें, वर्टिकल इक्वेशन। तो दो इक्वेशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आराम से सोल्व करवा सकते हैं। करना क्या है हमें, स्पीड दे रखी है पार्टिकल की v नोट है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन टर्म्स ऑफ v नोट g एंड थीटा। तो गाइस हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है सर्कुलर पाथ का, कि हमारा रेडियस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ v नोट g एंड थीटा, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स वहां पर होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। v नोट g और थीटा, इनकी टर्म्स में तुम्हें रेडियस को फाइंड करना है, दैट्स इट, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को फिर अभी हम। तो देखो रेडियस निकालना है ना मैं यहाँ पर, तो फिलहाल के लिए इस रेडियस को यहाँ पर r मान लो। ये रेडियस है, ये तुम्हें r निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले रेडियल इक्वेशन लिखते हैं। रेडियल इक्वेशन क्या होगी, रेडियल इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, बताओ भाई, कहां से आएगी रेडियल इक्वेशन, कोई कुछ सजेस्ट करना चाहेगा। पिछली बार तो टेंशन थी, यहाँ पर क्या है, एनीवन। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो अपने पास गाइस एक कोन के ऊपर पार्टिकल था, ठीक है। तो पार्टिकल नीचे की तरफ mg लगाएगा, राइट। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट अपने पास आएगा इधर। तो बेसिकली अपने पास ना इस mg की वजह से यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आ रही होगी। इस mg की वजह से यहाँ पर क्या आएगी, एक नॉर्मल फोर्स आएगी, ठीक है। और नॉर्मल गाइस हमेशा आता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स विल एक्ट हियर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये अपने पास ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल, तभी तो नॉर्मल फोर्स है ना ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आती है नॉर्मल फोर्स, तभी नाम इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से यहाँ पर एक्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल इन्होंने थीटा दे रखा था, ठीक है। तो ये वाला एंगल, अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहां पर रेडियली इनवर्ड फोर्स कौन सी आएगी, एन कॉस थीटा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है। अपने पास नॉर्मल फोर्स थी यहाँ पर ऊपर की तरफ, हमने ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा फाइंड किया बाय ज्योमेट्री, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था। तो यहाँ वाला जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये थीटा बन गया, ठीक है। तो एन यहाँ पर था, तो रेडियल डायरेक्शन जो फोर्स आएगी, नॉर्मल का कॉम्पोनेंट जो आएगा वो आएगा एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, दोनों रेडियली इनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो नेगेटिव यहां पर भी, नेगेटिव यहां पर भी, और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, दोनों फोर्सेस रेडियली इनवर्ड, ये भी रेडियली इनवर्ड, ये भी रेडियली इनवर्ड, ओके। तो इस तरह से अपने पास यहां पर रहेगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, ओके।
बहुत अच्छे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन कर लो यहाँ पर। और वेलोसिटी गाइस उन्होंने वी नॉट बोली थी, तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी को वी नॉट लिख लेना। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ट्रांसवर्स इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसवर्स इक्वेशन में क्या होगा अपने पास, यहाँ सॉरी ट्रांसवर्स नहीं लिखी जाएगी, वर्टिकल, क्योंकि कैनोनिकल टाइप मोशन है ना। तो यहाँ पर वर्टिकल इक्वेशन आएगी। तो वर्टिकल में क्या आएगा अपने पास यहाँ पर, mg को कौन बैलेंस कराएगा इस बार, नॉर्मल का एक कंपोनेंट, तो n sin थीटा। तो n sin थीटा विल बैलेंस द mg फोर्स। ओके, सो हियर वी हैव टू राइट n sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो ये अपने पास है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। नाउ जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सो हियर वी गेट n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय r, और ऊपर अपने पास आएगा सिंपल जस्ट mg। तो m से m कट गया, n से n कट गया। तो अपने पास यहां पर जो r है ये तुम्हारे पास आएगा यहां से v नॉट स्क्वेयर, साथ में tan थीटा एंड डिवाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है गाइस, तो ये रिलेशन गाइस तुम्हारे पास यहां पर निकल करके आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, राइट। तो v नॉट स्क्वेयर tan थीटा एंड डिवाइड बाय g, जस्ट दिस इज आवर रेडियस। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है, तो अपने पूरा। पास कोन के ऊपर इस तरह से एक पार्टिकल था जो कि mg फोर्स नीचे लगा रहा था। तो अगर इसका एक कांटेक्ट था तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आएगी। नॉर्मल फोर्स का हमने एक रेडियल कंपोनेंट लिया, एक हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया। ये एंगल थीटा हमने निकाल लिया था, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी जो रेडियल कंपोनेंट था वो एन कोसेट आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन साइन थीटा, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हुआ था इस तरह से। कोई डाउट हो इस प्रॉब्लम के अंदर किसी को तो पूछ सकते हो। सर वो थीटा कैसे निकाले, फिर से बता दीजिए। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सम ऑफ ट्राइंगल्स, जो एंगल होते हैं ट्राइंगल के वो 180 सम बनाते हैं ना, तो ये वाला 90 माइनस थीटा बचेगा। फिर अपने पास ये परपेंडिकुलर था, नॉर्मल फोर्स है क्योंकि, तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस आती है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा बचेगा। क्लियर है? यस सर। नहीं, टेन थीटा ऊपर ही आएगा यहाँ पर अपने पास। अपने पास ये जो आर है इसको यहाँ पर लेके जाओगे ना ऊपर न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमीटर का डिनोमीटर है ना, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा इधर है, जी नीचे डिवाइड में आएगा, तो टेन थीटा डिवाइड बाई जी बनेगा, और वी नॉट स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो यही फॉर्म आएगी इसकी। सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा। हो गया सर। हो गया, ओके। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं तुम्हें अभी इसी सेम प्रॉब्लम के लिए तुम्हें ओमेगा फाइंड करना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ओमेगा फाइंड करना है। सेम प्रॉब्लम है, तुम करोगे फटाफट से, 2 मिनट दे रहा हूं, निकालो। फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा एंड जी। ठीक है, निकालो ओमेगा को भी, बताओ क्या होगा जरा। निकालो गाइस ओमेगा को आर, थीटा और जी की टर्म्स में। इक्वेशंस को मॉडिफाई करो। ठीक है, और जस्ट तुम्हें ओमेगा निकालना है जो सिर्फ उसके अंदर आर, थीटा और जी होना चाहिए।
टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी होगा। तो अंडर रूट इक्वल टू जी बाई आर tan थीटा। ओके, पर कुछ सेकंड्स हो रहा है, सब लोग ट्राई करो एक बार। ट्राई जोर से करना, खाली मत बैठे रहना। आंसर सही है गलत है वो एक अलग बात है, खाली बैठोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। गलत करोगे एटलीस्ट गलती तो पता चलेगी। 5 6 मिनट्स ने सही आंसर दे दिया है, नाइस। बाकी लोग? सर थीटा के टर्म में जो होगा टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी होगा सर। और ओमेगा आर बाई स्क्वायर। जी। ओके, चलो आप देखते हैं कैसे करना है। आई होप कि सबने ट्राई किया होगा। तो देखो ये सिंपल से काम होते हैं, बस तुम्हें इक्वेशंस लिख रहे हो और वहां से तुम्हें डिराइव करना है, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पार्टिकल है, पार्टिकल एक नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पर। ये वाला एंगल हमने थीटा भी निकाला था थोड़ी देर पहले। ये वाला एंगल क्योंकि थीटा की बनता तो ये वाला थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आएगा अपने पास एन कोस अल्फा। वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा एन साइन थीटा, इस तरह से ऐसे। ठीक है, और नीचे अपने पास यहाँ पर एम जी है ही। तो अगर रेडियल इक्वेशन देखोगे तो अपने पास है एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म्स में नीचे हमें चाहिए ओमेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एम ओमेगा स्क्वेयर आर, इस तरह से ऐसे। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपने पास हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो अभी इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है, रेडियल इक्वेशन। ठीक है, तो रेडियल इक्वेशन तुमने निकाल लिया है। इसी तरह से अब क्या करोगे, ट्रांसवर्स इक्वेशन निकाल लोगे। तो ट्रांसवर्स इक्वेशन क्या होगी, सॉरी वर्टिकल इक्वेशन। वर्टिकल इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, वर्टिकल इक्वेशन विल बी एम जी, मतलब एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों को डिवाइड करवा दो। तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वेयर आर, इस तरह से ऐसे। तो यहाँ से तुम्हें मैंने निकालने के लिए बोला था ओमेगा, तो ओमेगा विल बी जी डिवाइड बाय आर टेन थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें ओमेगा निकालने के लिए बोला था आर थीटा और जी की टर्म्स में। तो आर थीटा और जी, तो ये अपने पास यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है ओमेगा का। ये अपने पास यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है ओमेगा का, एंड दैट्स इट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, थीटा एंड ग्रेविटी। ओके, तो इस तरह से गाइस इस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर डिस्कस करना था, एंड दैट्स ऑल। ओके, एंड आई होप की क्लियरिटी आ गई होगी कि इक्वेशंस को किस तरह से हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट में काफी मिल जाएंगे, वहां से ट्राई जरूर से करना, राइट। सर सर विदाउट इक्वेशन बनाए डायरेक्ट हम वी आर पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा ना ये? देखो वो कभी आ जाता है, कभी मतलब देखो डिपेंड करता है कि तुम कंप्लीट पिक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे तुम लास्ट वाले रिजल्ट में पुट करने की कोशिश करते हो, मान लो कि तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुमने यहाँ से शुरुआत की, तुमने पुट करना शुरू किया। मे बी तुम्हारे पास जो वी नोट है ये भी तुम्हारे पास आर के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, क्या चीज समझ पा रहे हो। तो वो तुम कभी कभी वो चीजें पुट करना भूल जाते हो, तो इसलिए स्टार्टिंग से करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में तो एक ही चीज पूछ ली जाएगी, राइट। तो तुम स्टार्टिंग से इक्वेशन उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हुए चलोगे, क्या चीज समझ पा रहे हो। क्योंकि तब हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट होता है, तो कभी कभी हम एक वेरिएबल को तो चेंज करवा देते हैं, लेकिन दूसरे वेरिएबल को चेंज करना भूल जाते हैं उसके साथ में। ठीक है, तो बेटर है कि शुरुआत से शुरू करो, बाकी तुम बीच में भी सब्स्टिट्यूट करा सकते हो यहाँ पर भी, लेकिन ठीक से कराना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आंसर तो आएगा अगर तुम सही कर रहे हो तो। ओके। आ गया सर, यस। ओके, तो आंसर तो सर आएगा, बस तुम्हें कंप्लीट पिक्चर देखनी पड़ेगी। आधी अधूरी देखोगे तो ऑफकोर्स फिर मिसमैच होगा रिजल्ट। कोई कुछ कह रहा था? सर फिर से थोड़ा सर जो ऊपर वाला थीटा कैसे है, या जो ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बोल दीजिए। यार तुम्हारे 9 10 के कंसेप्ट को यार कितना टाइम देंगे यार। यहाँ पर एंगल थीटा ये वाला ट्रायंगल है, सम ऑफ ट्रायंगल्स 180 होता है ना, इतना पता है। जी तो ये वाला एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, समझ में आया। जी जी सर, समझ में आ गया, तो हो ये गया। 90 डिग्री तो बचा ही यहाँ पर थीटा, ये तुम्हारे 9th क्लास का कंसेप्ट है। ओके, देखो यार एक लिमिट होती है कि हम 9 10 11 12 के कंसेप्ट को जितना हम रिकॉल कर पाए। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है 9th क्लास की, 11th 12th की भी नहीं है।
अब देखो गाइस, नेक्स्ट यहां पर हमारे पास क्या है, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल एंड एट टी इक्वल टू जीरो। एक्चुअली गाइस इसके अंदर ना थोड़ा सा ना डाटा भी मिसिंग है, प्लीज यहाँ पर एक चीज लिख लेना कि जो हमारे पास पार्टिकल है ना, वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, विद वेलोसिटी v यहाँ पर ऐड कर लेना, विद वेलोसिटी v, क्योंकि ऑप्शन के अंदर तुम्हें एक v दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये v लिखा है, तो ये v तुम्हारे पास इसकी वेलोसिटी थी पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हेयर v इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके, जिसके साथ वो सर्कल में मूव कर रहा था। ठीक है, राइट। और अपने पास जो आर नोट है वो उसका रेडियस है। ठीक है, विद वेलोसिटी v ऑफ रेडियस r। तो रेडियस आर नोट और वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर जो आर नोट है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर v है वो हमारे पास वेलोसिटी थी, तब वो सर्कल में मूव कर रहा था। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर लेना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गैस हुआ ये कि हमारे पास एट टी इक्वल टू जीरो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो हमारे पास टूट गई, ब्रेक हो गई। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, लेट से तुमने एक पत्थर लिया, एक स्टोन लिया, उसके ऊपर तुमने थ्रेड बांधा और तुम उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है, अब जो तुम्हारा थ्रेड है वो टूट गया, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? तब तुम उसको गोल गोल घुमा रहे थे, राइट, और एकदम से तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग है वो टूट गई, तो अब पार्टिकल कहाँ पर जाएगा तुम्हारा? रेडियल एनीवन, डायरेक्शन। कहाँ जाएगा? रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन। ट्रांसफर्स में क्वेश्चन में है। सर इस वजह पार्टिकल सर की वेलोसिटी ट्रांसफर। कहाँ पर थी? कहाँ होती है पार्टिकल की वेलोसिटी? सर ट्रांसफर डायरेक्शन में जाएगा। राइट। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ट्रांसफर डायरेक्शन में होती है, तो उसी की वजह से वो ट्रांसफर डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। चीज समझना है यहाँ पर। तब गए स्ट्रिंग थी तो अपने पास यहाँ पर टेंशन थी, और टेंशन उसको क्या करा रही थी? सर्कुलर मोशन में मूव करवा रही थी, क्योंकि बिना टेंशन के तो सर्कुलर मोशन में मूव कर ही नहीं सकता ना। ठीक है, क्योंकि टेंशन आई है, क्योंकि वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, स्ट्रिंग की अपने पास रेडियस कांस्टेंट थी। ठीक है, तो रेडियस वो चेंज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा था। लेकिन तब एक बार वो स्ट्रिंग तुम्हारी टूट गई, तुम्हारी टेंशन चली गई, यानी कि अब आर का कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, अब आर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास यहां पर जो है, अब आर कांस्टेंट नहीं रहेगा स्ट्रिंग टूटने के बाद, और पार्टिकल की वेलोसिटी थी यहां पर। तब ये रस्सी टूटी, क्या इसके बाद इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है? तब ये यहां पर स्ट्रिंग तुम्हारी टूट गई है, ब्रेक हो गई है, क्या उसके बाद इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है? ट्रांसफर नहीं कर रही ना। डायरेक्शन में सर। तो उसके बाद फिर गैस अपने पास यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो ये अपना इसी वेलोसिटी के साथ अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा, यानी कि अब इसका मोशन आएगा स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अपनी। ठीक है, तो पार्टिकल जहां पर इसकी स्ट्रिंग ब्रेक होगी, ये टी इक्वल टू जीरो इंस्टेंट है गाइस। ठीक है, इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिक, इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो यहां पर स्ट्रिंग जो है वो हमारी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, और अपने पास यहां पर पार्टिकल के ऊपर जो एफ है, नाउ एफ इक्वल टू जीरो, हेंस पार्टिकल विल मूव, हेंस पार्टिकल विल मूव मूव इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। और ये स्ट्रेट लाइन उसी डायरेक्शन में होगी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रेक हुई है, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन हुई यहाँ पर, तो ये वर्टिकल हो गया। अगर लेट से इस इंस्टेंट के ऊपर स्ट्रिंग ब्रेक होती, तो फिर ऐसे जाता। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैंने फिगर को बनाया थोड़ा इस तरह से कि वर्टिकल डायरेक्शन दिखाई दे रही हो, बाकी स्ट्रिंग ब्रेक होने को तो यहाँ पर भी हो सकती थी, कोई मना थोड़ी कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये टी इक्वल टू जीरो वाला इंस्टेंट होता। तो टी इक्वल टू जीरो इंस्टेंट से क्या होगा, अपने पास यहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, जहां पर भी अपने पास स्ट्रिंग ब्रेक होगी, वो ट्रांसफर डायरेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ओके, ठीक है, ये गाइस हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन है, ये अपने पास यहाँ पर क्या है, ओरिजिन। ओके, तो अभी टोटल फोर्स जीरो है। टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब ये भी है कि अपने पास ए थीटा जीरो है, यस और नो? और तब सर्कल में मूव कर रहा था, तब भी अपने पास ए थीटा जीरो था, यस और नो? क्योंकि पार्टिकल अपने पास सर्कल के अंदर वी नॉट स्पीड के साथ मूव कर रहा था ना, स्पीड वी के साथ, तो वी भी तो अपने पास कांस्टेंट स्पीड थी, राइट?
तो अपने पास ए थीटा जो है वो हमेशा जीरो रहा है, ठीक है। तो तब वो सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल से तब वो स्ट्रेट लाइन में चला गया है। तो अपने पास यहाँ पर जो ए थीटा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, गाइस हम यहाँ पर रेडियल, हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स में डील कर रहे हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हम यहाँ पर प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, ओके। तो अपने पास यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही यहाँ पर क्या है, जीरो है। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तब भी जीरो होता है, तो हमें क्या पता है उसके बारे में? क्या ये चीज हमें पता है? राइट। तो अगर गैस मैं किसी भी एक कोई भी टाइम पकड़ लूं, लेट्स से यहाँ पर टाइम टी है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आर और थीटा, इस तरह से, ऐसे आर एंड थीटा इस तरह से। यहाँ का जो रेडियस है सर्कल का वो आर नॉट गिवन है, और ये आफ्टर सम टाइम टी उसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का वो आर हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज रेडियस, मतलब दिस इज रेडियल कोऑर्डिनेट आर, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन था आर नॉट, ठीक है। तो इनिशियल केस में अपने पास आर नॉट है रेडियस, और आफ्टर सम टाइम टी अपने पास जो रेडियल कोऑर्डिनेट है वो है आर। और हमें पता है क्योंकि ए थीटा जीरो है, जिसकी वजह से आर स्क्वायर थीटा रूट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इनिशियल जो कि अपने पास सर्कल वाला केस है टी इक्वल टू जीरो, और एक आफ्टर सम टाइम टी, तो वहां पर ये चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन में डिफाइन कर रहा हूं क्या, कि जो आर स्क्वायर थीटा डॉट है एट टी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट एट टी इक्वल टू टी। तो ये चीज मैं यहाँ पर अभी डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से। तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर रेडियस है आर नॉट, तो आर नॉट स्क्वायर आ जाएगा। थीटा डॉट की बात करें यानी कि ओमेगा है, और ओमेगा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो थीटा डॉट है टी इक्वल टू जीरो वाला, वो क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय आर होगा। ओमेगा यही तो होता है ना, वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, राइट। तो अपने पास यहाँ पर आएगा वी डिवाइड बाय आर नॉट, क्या आएगा, वी डिवाइड बाय आर नॉट आएगा इस तरह से, ऐसे, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ का आफ्टर सम टाइम टी जो रेडियल कोऑर्डिनेट है वो है आर। थीटा डॉट मेरे को पता नहीं कि क्या है, ये तो मेरे को निकालना है ना। थीटा डॉट मेरे को पता नहीं कि क्या है, तो मैंने इसको जस्ट सिंपली जस्ट थीटा डॉट ही डाला, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसकी वैल्यू पता नहीं कि क्या है, ओके। तो इस तरह से, और फिर निकालना क्या है वैसे क्वेश्चन के अंदर, रेडियल स्पीड निकाले ना, ओके ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, राइट। तो अपने पास यहाँ से जो थीटा डॉट का एक्सप्रेशन है वो अपने पास यहाँ से क्या आ चुका है, आर नॉट वी एंड डिवाइड बाय अपने पास आ चुका है यहाँ पर आर स्क्वायर। सर बी नॉट होगा ना? सॉरी, बी नॉट होगा ना? देखो उसकी वेलोसिटी मैंने यहाँ पर वी बोली थी तो, लेकिन तुम वी नोट कर सकते हो, लेकिन फिर ऑप्शंस में भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको वी नोट लोगे तो यहाँ पर भी वी नोट आएगा फिर ये, अच्छा सर, मुझे लगा है, ठीक है सर। ठीक है। तो अगर वी नोट लिखना है वी नोट लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये जस्ट हमने वी डिफाइन किया था तो इसलिए मैं यहाँ पर वी ले रहा हूँ, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पर गाइस वेलोसिटी वी थी, ठीक है। वी अपने पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वाइल मूविंग इन अ सर्कल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो वो सर्कल में मूव कर रहा था तब उसकी स्पीड भी थी, तब वो सर्कल में मूव कर रहा था तब उसकी स्पीड भी थी, ओके, नाइस। तो आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं सभी को क्लियर रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जस्ट थीटा डॉट की वैल्यू निकाली, कौन से थीटा डॉट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो थीटा डॉट है वो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर किया है, ओके नाइस। तो ये इक्वेशन गाइस हमने निकाली ए थीटा को जीरो करने से। अब इसी तरह से देखा जाए तो ए आर भी तो जीरो है, रेडियल एक्सेलरेशन, राइट, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना पार्टिकल के ऊपर। तो अभी अगली इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। बेसिकली हम यहाँ पर एक बार ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन कर रहे हैं, और एक बार रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ए थीटा को जीरो किया, वहां से ये इक्वेशन आई, और अब इसी तरह से ए आर को जीरो करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ओके। तो अभी हम यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ए आर इक्वल टू जीरो अपने पास, तो ए आर क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, इस तरह से इक्वल टू जीरो। अब आर डबल डॉट को लिखा जा सकता है आर डॉट डी आर डॉट बाई डी आर, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी यूज किया था।
आर डॉट डी आर डॉट बाई डी थीटा, ये हमने पहले भी यूज किया है, ठीक है, तो ये एज इट इज आ गया। माइनस में मतलब इक्वल टू में आर थीटा डॉट स्क्वायर डाल दूंगा मैं इस तरह से ऐसे। अब थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू को इधर से उठा लो, ये थीटा डॉट है ना, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करवा लो। तो इस तरह से आ जाएगा है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन अभी बनी, क्या बनी है हमारे पास यहां से इक्वेशन, अपने पास बनी है आर डॉट डी आर डॉट इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, या आर क्यूब को अलग निकाल लो। तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बनी है। जस्ट मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, ये वाली इक्वेशन मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल थी ना, तो इस वेरिएबल्स को सेपरेट किया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाया, दैट्स इट, इतना ही मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करवा लो, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो के ऊपर आर डॉट अपने पास जीरो था, क्योंकि तब पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी रेडियल वेलोसिटी जीरो होती है। टी इक्वल टू जीरो के ऊपर तो वो सर्कल में मूव कर रहा था ना, तो वहां पर रेडियल वेलोसिटी क्या उसकी जीरो है, तो यहाँ पर मैंने पुट किया जीरो। और रेडियस क्या था वहां पर, आर नोट था, राइट। टी इक्वल टू जीरो के ऊपर रेडियस आर नोट था और आर डॉट जीरो था, तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या अपने पास आर इक्वल टू आर डॉट था और आर नॉट इक्वल टू जीरो था। तो आर इक्वल टू आर नॉट और आर डॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास था टी इक्वल टू जीरो पर। इसी तरह से आफ्टर सम टाइम टी, उसका रेडियल कोऑर्डिनेट है आर और उसकी रेडियल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, तो इसको मैंने लेट से पुट कर दिया आर डॉट, ये मेरे को निकालना है आर डॉट। ओके, तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, इंटीग्रेशन करेंगे अब यहाँ पर, तो आर डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू आएगा, जीरो से आर डॉट जाएगा, इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर है वी स्क्वायर है, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, वन बाय आर स्क्वायर आएगा, साथ में फिर माइनस टू आएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी आर नॉट से आर तक, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, राइट। तो अपने पास यहाँ पर बचेगा क्या, अपने पास बचेगा आर नॉट स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर माइनस में जीरो इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर, साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा वन बाय आर क्यूब, नेगेटिव साइन बाहर है ना, तो एक काम करते हैं लिमिट्स के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी, तो यहाँ पर आएगा वन बाय आर नॉट स्क्वायर माइनस में वन बाय आर स्क्वायर। तो ये अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्म रखेगा। एक बार ऑप्शंस देख लो मैं कि ऑप्शंस के अंदर किस तरह की फॉर्म दे रखी है, राइट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करवा लेंगे। तो अपने पास यहाँ पर इन्होंने वन प्लस या वन माइनस के फॉर्म में बना रखा है ना, ठीक है। तो गैस हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस आर नोट को अंदर लेके जाएंगे, तो अपने पास यहाँ पर जो आर डॉट स्क्वायर है ना, ये बनेगा क्या, वी स्क्वायर, साथ में वन माइनस में आर नोट स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। अब जस्ट अंडरूट कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ अंडरूट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, अपने पास आएगा आर डॉट इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस में आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो लो भाई, ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ चुकी तुम्हारे पास यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था, जो ऑप्शंस में प्रेजेंट थी टर्म्स, उन्हीं टर्म्स में हमने यहाँ पर इस आंसर को निकाल लिया है, v टाइम्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस में आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, सो हियर वी हैव ऑप्शन बी एज आवर आंसर। कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर के, एनीवन? ठीक है, थोड़ा और एक पिछला क्वेश्चन, और guys, ये वाला जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा असाइनमेंट वन में था। ठीक है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट वन में था, आई होप कि तुमने असाइनमेंट तब ट्राई किया होगा, ये वाली प्रॉब्लम तुमसे नहीं हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ से थी। सर हेलो सर। यस, प्रीवियस सर लिमिट, सर जीरो टू आर डॉट सर लिमिट को कैसे लिए हैं? उसको एज जीरो से आर डॉट नहीं देखते लिमिट्स को, लिमिट्स को ऐसे देखते हैं कि तब टी इक्वल टू जीरो था तो रेडियस आर नॉट था और उस इंस्टेंट के ऊपर जो रेडियल वेलोसिटी थी वो थी जीरो, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो के ऊपर सर्कल में मूव कर रहा था ना, राइट। तो सर्कल में तब मूव करता है तो आर कांस्टेंट होता है, तो आर डॉट जीरो आएगा, तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर यहाँ पर जीरो आया, यहाँ पर आर नॉट आया। ऐसे आफ्टर सम टाइम टी रेडियस हो गया आर और वहां पर हमें रेडियल वेलोसिटी निकालनी थी, जो कि मैंने लेट से आर डॉट मान लेते हैं, तो आर डॉट हमें निकालना है।
तो ये ऊपर वाली चीज निकालनी है, और इनिशियली हमारे पास जीरो था, तो इस तरह से लिमिट हुई 0 से r डॉट। ओके, सर प्रीवियस स्लाइड में तो यहाँ पर R तुम्हारी आवाज कट रही है। टाइप कर दो अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक किसी को? एनीवन? क्या ये प्रॉब्लम सभी को अच्छे समझ में आ गई? सर यस। सर वो मैं बोल रहा था कि आर स्क्वायर थीटा डॉट जो है वो टी इक्वल्स टू जीरो और टी इक्वल्स टू टी में इक्वल कैसे आ गया? इस पे इक्वल आ गया? क्या इक्वल आ गया? आर स्क्वायर थीटा डॉट प्रीवियस स्लाइड में। अरे ये तो ए थीटा जीरो था ना तुम्हारे पास। ए थीटा जीरो यानी कि ट्रांसवर्स एक्शन जीरो। तो उस केस में तो अपने पास आर स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होता है ना, ए थीटा की फॉर्म पढ़ी तो थी हमने। जी सर, जी सर। तो मैंने कहा भी था कि ये वाली चीज हम काफी बार यूज करेंगे। ओके। सर हाँ बोलो। सर इसमें ये क्वेश्चन है कि सर वहाँ पर आर डॉट थीटा लिए हैं। क्या लिए हैं? सर वहाँ पर एक्स और कुछ और भी ले सकते थे ना सर, क्योंकि सर अब चूंकि अब वो उसका वेलोसिटी जो है स्ट्रेट लाइन हो गया है। मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझा नहीं, कहाँ पर क्या कुछ और ले सकते थे हम लोग? इस सर पॉइंट के ऊपर आर तुम कह रहे हो? टी पाई टी पर सर, हाँ वहीं पर। इस पॉइंट के ऊपर देखो, अपने पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो यही है इधर। पार्टिकल यहाँ पर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सम वेलोसिटी v। मुझे v नहीं पता क्या है। हमें यहाँ पर बोलने के लिए, निकालने के लिए बोला गया था कि इसकी रेडियल वेलोसिटी क्या होगी। मतलब कि अगर तुम देख पा रहे हो तब पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या आर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? लेट्स से आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो क्या ये आर की वैल्यू चेंज होती जा रही है? यस और नो? यस सर। तो ये जो रेट है इसका, आर के चेंज होने का, रेडियल कोऑर्डिनेट के चेंज होने का, वही तो होती है रेडियल वेलोसिटी। जरूरी थोड़ी कि पार्टिकल तो हमारे पास कोई लेट्स से इलिप्स से मूव कर रहा है तभी उसकी रेडियल वेलोसिटी होगी। एक स्ट्रेट लाइन मोशन की भी रेडियल वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर भी आर कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर रहा है, आर की जो लेंथ है वो चेंज कर रही है। और जो आर की लेंथ का जो चेंज करने का होता है, मतलब जो टाइम डेरिवेटिव होता है, वही तो होती है रेडियल वेलोसिटी। तो ये हमें फाइंड करना था कि आर वैल्यू किस रेट के साथ चेंज हो रही है। क्या तो हम चीज समझ फिक्स पा कर रहे हो? सकते। यस सर। और इसी तरह से अपने पास यहाँ पर थीटा डॉट भी चेंज हो रहा है, मतलब राइट। अगर तुम देखोगे यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो वो भी तुम्हारे पास यहाँ पर रहेगी, राइट। तो थीटा डॉट जो है अपने पास, जो थीटा होता है वो ये वाला एंगल होता है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो टाइम के साथ साथ ये एंगल थीटास भी तुम्हारे पास चेंज हो रहे हैं। अलग अलग आर के लिए अलग अलग थीटा है। ओके, अलग अलग आर के लिए क्या है? अलग अलग थीटा है। तो अपने पास यहाँ पर थीटा डॉट भी होगी सब। ठीक है, और फिर जो टोटल वेलोसिटी यहाँ पर v है, ये अपने पास यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे पास थीटा डॉट की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, आर डॉट की वैल्यू भी है, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं। ठीक है, थीटा डॉट ये रहा। इन चीजों को यहाँ पर पुट कराओगे, यहाँ से तुम टोटल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो कि पार्टिकल की यहाँ पर टोटल वेलोसिटी क्या है। क्या चीज समझ पा रहे हो मैंने अभी अभी क्या बोला? यस सर। क्या ये चीज क्लियर है? तुम्हारे पास सर आर डॉट भी प्रेजेंट है, तुम्हें आर भी पता है, तुम्हें थीटा डॉट भी पता है, तो यहां से तुम पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमसे एक चीज निकालने के लिए बोला था, आर डॉट क्या है, यानी कि जो इसका रेडियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना पूछा था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। लेकिन टोटल वेलोसिटी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें हमें पता है, जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था वही फॉर्मूला है। आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कराओ, आंसर निकाल लो। ऑल गुड? सर यस। टी इक्वल्स टू जीरो पर तो सर्कुलर मोशन में था, आर स्क्वायर थीटा कांस्टेंट कैसे हो? यार तुम्हें क्यों चीजें समझ में नहीं आती है? अपने पास यहाँ पर ए थीटा जीरो है ना। क्या इस इंस्टेंट के ऊपर भी ए थीटा जीरो है? इस इंस्टेंट के ऊपर भी ए थीटा जीरो है? क्या इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान ए थीटा जीरो रहा है? यस और नो? जी सर। तो अगर तुम्हारे पास ए थीटा जीरो रहा है पूरे मोशन के दौरान, तो इस मोशन के हर एक पॉइंट के ऊपर, यहां पर भी, 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 हर एक पॉइंट के ऊपर जो आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए थीटा जीरो है।
सर अभी समझ में आया, मैं सोच दिया था वो टी इक्वल टू जीरो पर रेडियस अलग हो रहा है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ए थीटा जीरो है, उसकी वजह से ये चीज है। मैंने यहाँ पर वही तो किया था कि आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, फिर मैंने कहा था कि टी इक्वल टू जीरो और आफ्टर सम टाइम टी अपने पास यहाँ पर वो सेम होगा, क्योंकि इस मोशन के दौरान ए थीटा जीरो है। जी ठीक सर। है, तो इसी वजह से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है। इसको काइंड ऑफ तुम ये भी कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने वो देखा है। ठीक है, और उस लॉजिक से फिर ये जो प्रॉब्लम हो जाती है हमारी क्लास 11th की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमने जस्ट ए थीटा और ए आर डिस्कस नहीं किया होता ना हमने क्लास 11th के अंदर, कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, ये हमने डिस्कस नहीं किया होता। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई कर रखा होता है क्लास 11th के अंदर भी, राइट। तो अगर उस लॉजिक से देखोगे फिर ये क्लास 11th की प्रॉब्लम बन जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग। ओके, ये मैंने तुम्हें बताया भी था कि इसके साथ में जस्ट मास मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्टली भी क्वेश्चन किया जा सकता था यहाँ से, मतलब ये वाला पार्ट। ओके, सर और कोई डाउट? सर जब मतलब रिलीज करते हैं वो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो तो वो फोर्स तो जीरो होता है, मतलब क्यों होता है? दोबारा बोलना कि तब हम रिलीज किससे करते हैं? जो मतलब जो स्ट्रिंग ब्रेक हो गया वो फोर्स तो जीरो होता है, मतलब हम्म। एग्जाम है, और वो किस किस लिए होता है? अब एक बात बताओ, अगर लेट्स से यहाँ पर हम कोई फोर्स लगा नहीं रहे, क्या इस पार्टिकल के ऊपर तब इससे डीअटैच हो जाएगा, तब ये ब्रेक हो जाएगी स्ट्रिंग, इसके बाद इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रही है कहीं से? कोई भी फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग रही है यहाँ पर? नहीं सर। तो अगर फोर्स नहीं लग रही है तो हम फोर्स लेंगे क्यों? तो तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पर। अगर कोई फोर्स होती है इसके ऊपर, लेट्स से मैं कह देता कि इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है और मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में फेंक दिया, ठीक है, कि तब यहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हुई है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर कर गया, तो उसके ऊपर फिर फोर्स लगती। क्या चीज समझ पा रहे हो? फिर मैं फोर्स कंसिडर करता। लेकिन यहाँ पर अपने पास अब इस पार्टिकल ये यहाँ से ब्रेक होकर के निकला है, तो अपने पास से फ्रीली मूव कर रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो अगर नेट फोर्स अपने पास जीरो है तो ए थीटा भी जीरो होगा और ए आर भी अपने पास जीरो होगा। क्या चीज समझ पा रहे हो? जी सर। ठीक है, तो वैसे आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना है, मतलब इस क्लास के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। अभी मिलते हैं 11:30 पे, और 11:30 पे हम शुरू करेंगे वर्टिकल सर्कल के साथ।